गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीसी। आज हम अपना चैप्टर नंबर देखने वाले हैं 2 ऑफ और ज्योग्राफी क्लास 8th। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एज यूजुअल सोच के देखते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को। तो आप इस चैप्टर में इमेजिन करिए एक विलेज है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जहाँ पे एक रिवर आती है। रिवर में पानी आता है, पानी से फसलें उगती हैं। फसलें कौन उगाता है? ह्यूमंस उगाते हैं। ह्यूमंस अपने घर में रहते हैं। और यहाँ पे एक फॉरेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बरसता है और यहाँ पे अभी ह्यूमंस ने शिफ्ट नहीं करा है, तो फॉरेस्ट भी है। यहाँ पे बारिश आती है, नदी चलती है, फसलें उगती हैं, इंसान रहते हैं। ठीक है। धरती हमारी लैंड, सोयल मिट्टी, वाटर नदी से आ रहा है। नेचुरल वेजिटेशन जो ये है, पेड़ पौधे वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड नहीं लग रही? आप सोच के देखिए। आप मानिए कल के दिन नदी में से पानी आना बंद हो गया, इस विलेज में बारिश ही नहीं हो रही, पानी आना बंद हुआ, इससे क्या होगा? फसलें उगना बंद हो जाएंगी। जितने भी फसलें उगना बंद हो जाएंगी, ये लोग यहाँ पे खाएंगे क्या? ये लोग इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। घर थोड़े टाइम बाद टूट के ख़त्म हो जाएंगे। बारिश नहीं आ रही इस एरिया में, फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इसमें से किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते, एक चीज़ को ज़्यादा लिख नहीं सकते। तो इसलिए हमारे चैप्टर का नाम इतना बड़ा हो गया। अब आपको समझ में आया इतना बड़ा एनसीईआरटी ने नाम क्यों दे रखा है? तो सिंपल सी चीज़ थी। अब हम अपने चैप्टर के टॉपिक्स में बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबको बहुत ही ईजिली समझ लेंगे, जैसा कि एज यूजुअल आप इजी पीजी में समझते हो। तो बिना किसी देरी के चैप्टर 2 हम ज्योग्राफी का अभी ख़त्म कर देंगे थोड़ी देर में। जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में सारे कवर हो जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ओके, कुछ भी आपका सिलेबस से बाहर, आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पूरी पे तो धरती नहीं है, कई जगह पानी आपको पता है समुंदर है। इस अर्थ पे जो ये है ना, इसको फ्लैट करके देखते तो हमें ऐसा दिखता है। मैंने एक वीडियो में प्रॉपर डिस्कस कर रखा है। ये हमारा लैंड एरिया हो गया। ये जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, एंड ये ग्लेशियर्स हो गए। तो ये जो बाकी का एरिया, ये वाटर वाला एरिया है और ये लैंड एरिया है। लैंड एरिया है ये हमारा इंडिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिया? तो ये लैंड एरिया है जो, इसी पे तो हम रह सकते हैं। इसी पे तो जो कुछ भी हमको उगाना है, जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह इसी पे तो है। सब कुछ हमारा इसी पे एग्जिस्ट करता है, लैंड एरिया पे ही। फॉरेस्ट, ह्यूमंस, रिवर्स एंड ऑल दैट। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और एक्स्ट्रा बताऊं, जो भी हमारा लैंड एरिया है ना, ये हमने डिस्कस करा अर्थ का। कुछ एरिया लैंड एरिया है और कुछ एरिया वाटर से कवर्ड है, ओशियन से। तो 30% ऑफ एरिया क्या होगा आप बताइए? 30% एरिया वाटर वाला होगा या लैंड वाला होगा? तो 30% है हमारा लैंड वाला और 70% हमारा अर्थ किससे है? 70% वाटर से बनी है। अर्थ के ऊपर 70% अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 30% ऑफ लैंड। अब मेरे को एक लैंड यूज करके एक टर्म दी हुई है। ये तो मेरे को लगता नहीं इजी पीजी पे जो स्टूडेंट्स आए उनको समझाने की भी ज़रूरत है। इसमें बताया गया है कि लैंड को हम यूज़ कैसे करते हैं। आपने देखा होगा, आप गांव में जाते हो, आप गांव में रहते हो, कितने मस्त तरीके से वहाँ पे लैंड का यूज़ करा जाता है। फसलें उगाई जाती हैं, मस्त खुले खुले घर होते हैं ना। अब थोड़े से आप सब अर्बन एरिया में जाओगे जहाँ थोड़ी सी विलेज है, विलेज से अभी सिटी में कन्वर्ट हो रही है, जैसे 2nd नंबर पे आप देख रहे हो। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? थोड़े ऊंचे ऊंचे घर मिल जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा लोग रहते मिल जाएंगे, पॉपुलेशन थोड़ी सी हाई मिल जाएगी। और बट फसलें यहाँ भी उग रही होंगी, थोड़ा सा हरा भरा एरिया होगा। फिर आती है हमारी सिटीज़। सिटीज़ में इतना हमको खुला एरिया नहीं देखने को मिलता। बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और बसेस, ट्रक्स वगैरह। सिटीज़ पोल्यूटेड भी और हाईली पॉपुलेटेड भी, ये दोनों चीज़ें होती हैं इनमें, सिटीज़ में। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सबसे ख़तरनाक चीज़, जिनको हम एक्स सिटीज़ बोलते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई।
इसमें तो इतने लोग रहते हैं यार कि आप सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कितने गांव को मिला दोगे, इतने बंदे इसमें। छोटे से एरिया में एक सोसाइटी करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं कि इसी बिल्डिंग में इतने लोग रहते होंगे जितने आपके गांव में रहते होंगे, हमारे गांव में रहते होंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया लैंड को किस तरीके से यूज़ करा जाता है, कहीं पे फार्मिंग एंड ऑल्सो लैंड इज यूज्ड फॉर लिविंग कंडीशंस, फॉर बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट। कहीं पे बिल्डिंग्स के लिए और कहीं पे सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए, बाकी कुछ नहीं है, लोग रह रहे हैं, बस कंपनीज हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं सभी। इतने एक ही बिल्डिंग में पता नहीं कितने लोग रहते हैं। तो फार्म लैंड हमारी होगी, जो भी हमारी फार्म लैंड है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, विलेजेस में, और सबसे कम सिटीज़ में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिमूव प्रीवियस पार्ट ब्रो, रिमूव प्रीवियस पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। आपको ये तो पता है लैंड ओनली 30% ऑफ और अर्थ सरफेस, तो इसको बचाएंगे कैसे हम, ये तो हमको पता है सबको। सेव ट्रीज को सेव करेंगे हम तो नेचुरल वेजिटेशन सही रहेगी, ह्यूमंस भी अच्छे से रह सकते हैं, CO2 लेवल डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि प्लांट्स हमारे CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बट और कुछ चीज़ें सोच के बताइए आप, सोचो। हम वेस्ट मटेरियल को कम कर सकते हैं, रिड्यूस वेस्ट मटेरियल। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3 Rs। यह आपने इस इमेज में देखा था। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का यूज़ ना करेंगे, और जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको नेचुरल तरीके से उगाएंगे बिना केमिकल्स का यूज़ करें, तो हमारी जो लैंड की कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। अपने तरीके से ग्रो करेगी लैंड, अपने तरीके से सोयल अपना जो भी उसको चाहिए वो अपने तरीके से बनाएगी। केमिकल्स की उसको नीड नहीं रहेगी, ना वो उसकी आदत लगेगी उसको। तो हमें केमिकल्स का यूज़ क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्या काफ़ी सारी फॉस्फोरस वगैरह, हम यूरिया एंड DAP, मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें इन चीज़ों की अभी नीड नहीं है। हम सिंपल अपनी नॉलेज जो हमें याद रहेगा ना लाइफ टाइम के लिए, उन चीज़ों को पढ़ के चलते हैं, तो नॉलेज हमारी इंक्रीज़ होगी, प्लस हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे साथ में, ठीक है। तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। फालतू की टेक्निकल चीज़ों में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम उन चीज़ों को थोड़े दिन में, यार मैं ही भूल जाता हूँ, आप तो फिर भी स्टूडेंट्स हो, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों को, तो मैं भी उन चीज़ों को थोड़े टाइम बाद भूल जाता हूँ, टेक्निकल चीज़ों को। तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा अपना टाइम वेस्ट करो। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को बता दो कमेंट में, मैं डिस्क्रिप्शन में ऑल टेक्निकल डिटेल्स डाल दूंगा, और या फिर वीडियो भी बना दिया करूँगा मैं जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, ऑल फैक्ट्स विल बी देयर। ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस करा। रिड्यूस वेस्ट मटेरियल, रिड्यूस डंपिंग वेस्ट इनटू लैंड्स, फार्म लैंड्स, ओके। और क्या, प्लांट मोर ट्रीज। जैसे देखो ट्री क्या कह रहा है बेचारा कि मुझे सेव कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा बहुत हो गया लैंड के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा सोइल, स्किन ऑफ अर्थ। कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है ना, जैसे हमारी स्किन है ना, ह्यूमंस की स्किन है जो भी, वैसे ही सोइल अर्थ की स्किन है। बट आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे हमारी अर्थ है ना, यहाँ पे पानी है, तो पानी के नीचे भी सोइल होती है। तो बिल्कुल ही हम टेक्निकली देखेंगे, जो हम लेमैन की नज़रों से ना देख के इजी पीजी की नज़रों से देखेंगे, तो सोइल वाटर के नीचे भी होती है। तो सोइल इज़ द स्किन ऑफ अर्थ, ठीक है। लैंड एरिया पे हमें सोइल दिख जाती है, जो वाटर एरिया है उस पे हमें सोइल नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो वाटर के अंदर छिपी हुई है। वहाँ पे हमको क्या दिखता है, वाटर दिखता है, ओके। और एक फैक्ट बताऊँ मैं आपको, अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सोइल है, और सोइल के 1 इंच बनने में 500 ईयर्स लगते हैं फॉर 1 इंच ऑफ सोइल। सोचने की बात है ना,
1 इंच सोयल बन रही है। 1 इंच कितना होता है हमारा, ये फ़ोन की जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये पूरी ये होती है अराउंड 3 इंच। तो इसका इतना पार्ट बनने में 500 ईयर्स लग जाते हैं, जो रॉक्स से टूट टूट के बनती है। कैसे बनती है, पहले हमारी हार्ड रॉक्स होती हैं, इससे भी हार्ड होती हैं, ये मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दिखाया है। फिर इनके ऊपर पानी आता जाता है, ये इरोड होती रहती हैं, फिर ये थोड़ी सी ऐसे इस वे से इसमें आती हैं। इसमें क्या कब आती हैं, काफ़ी सालों के बाद। जब मान लीजिए ये रॉक्स थी इतनी सारी, इससे भी हार्ड रॉक्स थी, ये भी ऑलमोस्ट ये लगा लो 250 साल के बाद कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद ये थोड़ा और 150 साल लग जाएंगे। पहले 250 साल ये लग चुके हैं पत्थर को ऐसा बनने में इतना, और फिर इसमें फिर से 150 साल लगेंगे। टोटल कितने साल लगे, 350 साल। 350 साल 350 ईयर्स, एंड दिस इज़ 150 ईयर्स एंड दिस इज़ 250 ईयर्स। तो आफ्टर 350 ईयर्स थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि इसको आप अपने बेयर हैंड से तोड़ोगे तो टूट जाएगा, बट स्टिल पूरी मिट्टी को जितनी भी अर्थ पे कोई इंसान तोड़ने तो नहीं जाता अपने बेयर हैंड्स से, तो हाथों से तो कोई नहीं तोड़ता इन चीज़ों को। तो ये अपने आप टूटती हैं। फिर बारिश आती है, इस एरिया में क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ी धूप आती है, उस चीज़ काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से ये ऐसे फिर टूट टूट के, जैसे नीचे की ये मिट्टी ऐसी बन गई है तो ये ऊपर वाली भी ऐसी बन जाएगी, एंड फाइनली हमारी सोयल बन जाएगी। सोयल पे फिर हम मस्त क्रॉप उगाएंगे, वीट उगाएंगे, रोटी खाएंगे, सो जाएंगे, है ना। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये टॉपिक तो नहीं है, जस्ट ऐसी एक नॉलेज के लिए थोड़ी सी चीज़ है। लैंड स्लाइड होती है ना हमारी, जैसे पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ था, यहाँ रोड बना दिया था हमने, ये पूरा रोड था यहाँ पे पहले। फिर क्या हुआ, यहाँ की मिट्टी खिसक खिसक यहाँ ज़्यादा पानी आ गया होगा, या इन दरारों के अंदर पानी चला गया, पानी अंदर तक चला गया, ये थोड़ी सी दूर होने लग गई इससे मिट्टी, और ये स्लाइड होके ये रोड पे आके गिर गई। तो जो यहाँ पे लैंड थी, ये लैंड नीचे स्लाइड होगी, तो इसको बोलते हैं लैंड स्लाइड्स होगी। और लैंड स्लाइड पानी की वजह से तो होती है, हैवी रेन की वजह से। एक दूसरा ऑप्शन भी है, जब हमारी अर्थक्वेक्स आते हैं ना, अर्थक्वेक्स की वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। एक हमारे इंसिडेंट ध्यान होना चाहिए, इन 2013 उत्तराखंड में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे, काफ़ी सारे रोड्स को डिस्ट्रॉय करा था उसने, हाउसेस को डिस्ट्रॉय करा था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, पिछली इमेज में हमने देखा था सोयल कैसे बनती है, अब हम ये देखते हैं किन किन चीज़ों की मदद से सोयल बनती है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा ये, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पेरेंट रॉक होती है, जो हमारे सबसे स्टार्टिंग में पत्थर हुआ, इग्नियस रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। तो एक तो पेरेंट रॉक होती है हमारी। अगर आपको इग्नियस वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लास 7th की ज्योग्राफी की 1-2 वीडियोस देख के आ सकते हो, आपकी नॉलेज रीगेन हो जाएगी, ओके। पेरेंट रॉक होती है हमारी। फिर होता है कि रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, कितना समुंदर के पास है वो मिट्टी, कितनी पहाड़ों वाली मिट्टी है या नीचे ज़मीन पे है, कितना पानी लग रहा है उस पर, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर ज़्यादा सन लग रहा है, उसके आसपास ज़्यादा सनशाइन हो रहा है ना, और या फिर क्या लगा सकते हो आप कि कितना टाइम मिला उसको मिट्टी बनने में। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी मिट्टी थिन होगी, और जितना कम टाइम मिलेगा उतनी थिक होगी, थोड़ी सी पत्थर टाइप सी होगी मिट्टी, है ना। और फिर क्या उस पे उगाया जा रहा है, क्योंकि पेड़, जैसे हमारा पेड़ यहाँ पे उगा दिया हमने, मैं 1 मिनट इरेज करता हूँ इसको। जैसे पेड़ यहाँ पे उगा दिया हमने, ये हमारी लैंड थी, तो इसकी जड़ें यहाँ पे जा रही है ना मिट्टी के अंदर, इसकी बहुत सारी जड़ें यहाँ पे जा रही हैं, और नीचे जड़ें जा रही हैं तो मिट्टी को इधर उधर भगा रही है ना, मिट्टी को साइड कर रही है, तोड़ रही है मिट्टी को, तभी तो हमारा पेड़ उग रहा है। तो मिट्टी को ये भी इफेक्ट करती है, हम उसके ऊपर क्या पेड़ उगा रहे हैं, फ्लोरा फोना जितने भी उस पर, जैसे हाथी चल रहा है किसी मिट्टी पे, सोच के देखिए, और एक मिट्टी पे यहाँ पे बहुत सारी चींटी चल रही हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी ज़्यादा जल्दी टूटेगी, इसका अलग टेक्सचर होगा, या जिस पे हाथी चल रहा है उसका, दोनों का अलग अलग टेक्सचर होगा।
हाथी चल रहा है जिस पे बहुत सारे हाथी रहते हैं, वो जल्दी टूट फूट के थोड़ी थिन मिट्टी हो जाएगी। आंट्स इस पे कुछ इफेक्ट नहीं डाल रही तो ये इतनी थिन नहीं होगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा थिन मिट्टी मिल जाए हमको। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स बहुत फेवर में होंगे इस चीज़ के। पेरेंट रॉक कैसी थी, उस चीज़ की रिलीफ कैसा था, ठीक है, टाइम कितना मिला उस मिट्टी को मिट्टी बनने में, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर एंड ऑल दैट। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा मूड ही नहीं आज पढ़ने का, ये बात नहीं है, हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है जितनी मैंने पढ़ा दी। ओके, अब जैसे हमने लैंड में देखा था कंजर्वेशन कैसे करेंगे, कैसे लैंड ख़राब हो रही है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ देखेंगे। डिग्रेडेशन तो हमने देख लिया, डिग्रेडेशन कहाँ देख लिया, नहीं देखा है, अभी देख लेंगे। यहाँ पे डिग्रेडेशन देखते हैं पहले। डिग्रेडेशन मतलब ग्रेड, हमको ग्रेड मिलती है ना एग्ज़ाम्स में, तो उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। हमको ए मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको हम ग्रेडेशन बोलते हैं, हमको ग्रेड्स मिल रही हैं। डिग्रेडेशन, हमको ग्रेड्स नहीं मिल रही, हमको पिटाई मिल रही है, उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेड कर दिया उसको, क्वालिटी लॉस कर दी, उसकी क्वालिटी में इफेक्ट आ गया, किस वे में, नीचे की तरफ। तो डिग्रेड क्यों हो रही है सोइल? क्योंकि हम उसको बहुत ही बेकार तरीके से यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक्स को मिक्स कर दे रहे हैं उसमें। ओके, और बताइए आप सोच के, मैं इसको इरेज करता हूँ तब तक। सोचो। फर्टिलिटी का लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। और सोचो, पोल्यूशन हो रहा है, सोइल पोल्यूशन, पता है आपको? प्लास्टिक्स मिक्स हो रहे हैं सोइल में, काफ़ी सारे केमिकल्स मिक्स कर दे रहे हैं हम, तो ये पोल्यूशन में ही काउंट होता है। ठीक है, डिग्रेडेशन तो देख लिया। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन मेथड्स। ये जितने भी हमारे लिखे हुए हैं ना, ये कंजर्वेशन मेथड्स हैं। म्यूल्चिंग, कंटोर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटोर प्लॉइंग, शेल्टर बेल्ट्स। ये तो हमने स्पीड में देख लिया, बट इजी पीजी में आया तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ख़त्म कर दिया हमने या डेफिनेशन बता के ख़त्म कर दिया, नहीं, सारी की हम इमेजेस देखेंगे, पिक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूल्चिंग क्या होता है? ये जैसे हमारी मिट्टी है ना, मिट्टी के यहाँ पे मिट्टी ख़राब हो रही थी, ये कुछ चीज़ें आके इस चीज़ को, या फिर ज़्यादा इस पर धूप पड़ रही थी, या कुछ भी फैक्टर हो सकता है, मिट्टी ख़राब हो रही थी हमारी। हमने क्या करा, ये कोकोनट्स नहीं होते, कोकोनट जो हम देखते हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे कुछ यूज़ का नहीं होता, जैसे हम पानी पीते हैं, हम फेंक नहीं देते उस चीज़ को, तो इन्होंने क्या करा, उस चीज़ को यहाँ इस पेड़ के चारों तरफ लगा दिया, ताकि ये जो कुछ भी बीमारी है आसपास, ये इसके पास नहीं जाएगी, इस सोइल में ये डिग्रेड नहीं होगी, ना इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक वेस्ट आके सोइल के अंदर मिक्स होगा, तो ये सोइल थोड़ी सी प्योर रहेगी। इसको म्यूल्च कर दिया, इसको छिपा दिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। जैसे हम फ़ोन कवर नहीं यूज़ करते, जो हम फ़ोन कवर यूज़ करते हैं, उसी टाइप की सोइल म्यूल्चिंग होती है। इट्स अ काइंड ऑफ कवर दैट कवर्स द सोइल एंड प्रोटेक्ट्स इट। इसको हम कोकोनट के जो ये है ऊपर का हिस्सा, इसी से कर सकते हैं? नहीं, इसको हम जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होते हैं, उनसे भी कर सकते हैं। ओके, वुड से भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, कॉन्टोर बैरियर। सोइल को इस तरीके से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हमने अपने खेतों में देखा नहीं है कि अगर वाइल्ड लाइफ आके, कुछ भी आके इस किसी खेत को या किसी फसल को, क्रॉप को, फार्म को डिस्ट्रॉय करिए, तो हम यहाँ चारों तरफ क्या लगा देते हैं, ऐसी ऐसी तार लगा देते हैं। ऐसी तार नहीं लगा देते इनके बीच में, ताकि कोई भी इसके अंदर घुस ना पाए, कुछ भी। ठीक है, वाइल्ड एनिमल या कोई भी इसके अंदर एनिमल घुस ना पाए और इसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसको कंजर्व करने के लिए हम ये भी कर देते हैं। नेक्स्ट, रॉक डैम। अब मान लीजिए बहुत सारा पानी आ रहा था, यहाँ पे आपकी मस्त सी सोइल है, यहाँ से एक रिवर जा रही थी, यहाँ से जा रही थी वो, बट क्या हुआ, इस साल ज़्यादा बारिश होगी, ये रिवर इतनी चौड़ी फैल गई, और ये आपकी जो इतनी सारी सोइल थी यहाँ पे, इसको वेस्ट करिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पत्थर पत्थर लगा दोगे, पत्थर 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 की एक दीवार सी बना दोगे। क्यों? क्योंकि ये पानी यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से, और निकल जाए। तो देखिए इस इमेज में, देखो इन्होंने यहाँ पे पत्थर लगा रहे हैं क्योंकि इनके फार्म में ना जाइए ये और कहीं से अपना रूट डाइवर्ट कर ले रिवर, ताकि रॉक डैम बना दी इन्होंने एक।
ताकि ये इनकी सोयल को डिग्रेड ना करे। और टेरेस फार्मिंग किसको बोलते हैं? अब एक बात बताइए मेरे को, आपने एक पहाड़ है, यहाँ पेड़ ऐसे तो उग नहीं सकते, उगते हैं बट ऐसे फसल नहीं उग सकती। छोटी छोटी जो फसल्स होती हैं उनको उगाएंगे तो बारिश आएगी, मिट्टी आएगी, वो ऐसे नीचे गिरती चली जाएंगी ना, उस पर पानी सर्वाइव करेगा। सर्वाइव क्या, पानी उस पर टिकेगा नहीं, सर्वाइव एक अलग वर्ड है। तो हमने क्या करा, पहाड़ में ऐसे ऐसे डायग्राम्स बना दिए, यहाँ पे पेड़ उगा दिए, यहाँ पे हमने अपनी क्रॉप्स उगा ली, यहाँ पे क्रॉप्स उगा ली, तो ये सोइल यहाँ पे बची रहेगी। पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी भी रुक रहा है, यहाँ पे हम पानी लगाना चाह रहे हैं अपनी क्रॉप्स में या इस सोइल में, तो पानी रुक रहा है, फसल भी उग जा रही है, और एकदम से कुछ आ रहा है, यहाँ से मान लीजिए कुछ बारिश आ रही है, तो पानी ऐसे 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 से नीचे जाएगा, पूरी लैंडस्लाइड को ऐसे नहीं करेगा। तो सेम वे में आप देख रहे हो इस इमेज में, मैं इस इमेज के अंदर कुछ भी मार्क नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा सोच के देखिए, देखो कर ही देता हूँ यार, मैं रुका नहीं जा रहा तो देखो इस इमेज में, ये देखो ये सारी टेरेस फार्मिंग है, थोड़ी टेरेस काइंड ऑफ थिंग बना दी। टेरेस हमारी कैसे होती है, ये तो टेरेस होती है, ऐसी टेरेस तो नहीं होती ना, तो टेरेस बना दी, फिर से टेरेस बना दी, और ये पहाड़ था, तो इस वे में टेरेस फार्मिंग होती है। सोइल ऐसे एकदम से नीचे नहीं जाती, पानी भी यहाँ रुक जाता है, तो सिंपल सी चीज़ थी, ख़त्म कर दी हमने। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में एक तो इस चीज़ की फसल कर दी हमने, साथ में एक इस चीज़ की फसल कर दी। क्यों करी है, हम सोइल के मेथड पढ़ रहे हैं कि सोइल को कैसे बचाना, हमें ये नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए इसलिए। क्योंकि अगर हम पूरे खेत में ये एक अकेली फसल भी तो उगा सकते थे, बट क्यों नहीं उगाई? क्योंकि वो सोइल में से एक केमिकल को खींच लेती। मान लीजिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है इस पेड़ को, तो ये फॉस्फोरस सारा खींच लेता और इस खेत से फॉस्फोरस लॉस हो जाता, फिर लैंड फर्टाइल, सोइल फर्टाइल नहीं बचती हमारी। तो इसमें क्या करा, दो पेड़ उगा दिए, ये थोड़ी सी फॉस्फोरस ले रहा है, ये और कुछ ले रहा है, ठीक है। तो इस वे में हम लैंड को इंटरक्रॉपिंग करके भी सोइल को बचा सकते हैं। कंटोर प्लोइंग, एक तो ये कंटोर वर्ड हमारा पहले भी आया था सेकंड पॉइंट में, कंटोर बैरियर्स। कंटोर का मतलब क्या होता है, ये किसी भी आउटर शेप को बताता है, किसी भी बाहर की शेप को कि कैसी शेप है। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी एक ऐसा एरिया चुन लेते हैं, मान लीजिए कितना बड़ा लैंड एरिया था, पहाड़ पे या कहीं पे भी, और इसमें इस एरिया में बढ़िया फसल होती है, बट कई बार क्या होता है कि इस एरिया की बीमारी इधर चली जाती है या कुछ दिक्कत है, इस एरिया का पानी इधर चला जाता है, तो हमने बीच में एरिया छोड़ दिया, यहाँ पे पत्थर वगैरह रख दिए, बहुत सारे ऐसे पत्थर 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 रख दिए, और यहाँ पे फिर से फसल उगा ली, फिर इस एरिया को फिर से पत्थर 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 रख दिए और फिर से यहाँ पे फसल उगा ली, ठीक है। यहाँ क्रॉप उगा ली, यहाँ क्रॉप उगा ली। क्यों उगा रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ की मिट्टी पानी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से डायरेक्ट यहाँ पे ना पहुँच जाए, ठीक है, इसलिए यहाँ की सोइल यहाँ ना पहुँच जाए, यहाँ की यहाँ ना पहुँच जाए, फिर फाइनली सोइल वेस्ट हो जाए, रिवर वगैरह में जाके मिल जाए। तो इसलिए हमने क्या करा, बीच में पत्थर लगा दिए, या कुछ भी चीज़ हमने बीच में ज़मीन खाली छोड़ दी, ये यहाँ पे ज़मीन ऊंची कर दी, तो इस वे में हम कंटोर प्लोइंग करते हैं। नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का एक सिंपल यूज़ बताऊँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी फसल उगानी है हमने, आजकल तो पॉली हाउसेज आ गए हैं। पॉली हाउसेज में क्या होता है कि आप एक पॉलीथीन सी लगी नहीं देखते किसी खेत के ऊपर, तो वहाँ पे मनपसंद अपना टेम्परेचर बना सकते हो और वहाँ पे फसल उगा सकते हो। बट इसका एक दूसरा वे, सिंपल सा वे ये भी है कि आप यहाँ पे कोई ऐसी फसल उगाना चाह रहे हो जिसमें सनशाइन होता है, यहाँ पे डायरेक्ट सन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो हम ऐसे बहुत सारे लाइन में पेड़ लगा देंगे, ये अपने आप ही छाँव कर देंगे। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऊंची दीवार है और यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धूप थोड़ी आएगी आपके ऊपर, तो ऐसे ही सोइल है, सोइल को अगर हम हाई टेम्परेचर से बचाना है या बहुत तेज हवाएं चलती हैं इस एरिया में, इन हवाओं से बचाना है, तो दीवार बचा लेगी ना। तो दीवार, हम यहाँ पे दीवार नहीं बनाते, हम शेल्टर बेल्ट्स बना देते हैं, शेल्टर जो इसको छाँव देती हैं, ठीक है। हमको शेल्टर चाहिए, हम पेड़ की छाँव नहीं लेते, तो ऐसे ही शेल्टर बेल्ट्स बना के सोइल को शेल्टर दे देते हैं। खत्म हो गया हमारा, सोइल भी खत्म हो गया, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब हम वाटर पे आते हैं, वाटर रिसोर्सेज। हमने जो सबसे पहली वाली इमेज थी उसमें देखा था कि कैसे नदी आ रही थी,
नदी में पानी आना बंद हो गया, सामने क्रॉप्स उगनी बंद हो गई, सब कुछ उगना बंद हो गया, ह्यूमंस ने घर छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स पे जी रहे थे वो, फॉरेस्ट भी खराब हो गया। तो हम वाटर रिसोर्सेज को देखते हैं कैसी हमारी आवर लाइफ लाइन। ठीक है, आवर लाइफ लाइन इज वाटर रिसोर्सेज। तो हम इसको देखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी क्यों होती है। कहीं पे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी हाई, और कहीं पे देखा होगा आपने लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, सो देयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लो और लिटल वाटर इज़ अवेलेबल। सूखा पड़ा है, आपने देखा होगा राजस्थान में। आपको एक मस्त सी चीज़ बताऊँ, आपने दुबई काफ़ी बार सुना होगा ना। पहले तो मेरे को ये बताओ, दुबई है क्या? कंट्री है? कंट्री नहीं है दुबई। दुबई एक स्टेट काइंड ऑफ थिंग, एक पार्ट है किसका? यूएई। यूएई एक कंट्री है, उसका पार्ट दुबई है। तो दुबई में आपको पता है मेन दिक्कत या यूएई में क्या है? वहाँ पे वाटर की मेन इशू है। वहाँ पे वाटर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें उनको इजीली मिल जाती हैं, बट वाटर अवेलेबिलिटी इज़ नॉट देयर। ड्रिंकिंग वाटर भी वो बहुत सारा इंपोर्ट भी करते हैं, कहीं कहीं से मांगते फिरते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं पता थी ना? पता होगी मेरे को लगता है, बट छोड़िए। तो ऐसे ही होता है, कई जगह पे ड्रॉट होता है, सूखा पड़ा होता है, कई जगह पे पानी अच्छा खासा अवेलेबल है। इसका एग्जाम्पल इंडिया में कौन दे सकता है? मैं दे सकता हूँ। आप दे सकते हो? कमेंट में दीजिए। उससे पहले मैं दे के दिखाता हूँ आपको। आपको पता है केरला में बहुत सारे फ्लड्स आते हैं ना, और अगर इसी का ऑपोजिट देखें राजस्थान में, वहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं। तो प्रॉब्लम है ना ये वाटर अवेलेबिलिटी की, कहीं पे वाटर अवेलेबल है कहीं पे नहीं है। तो हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको सभी जगह सही कर सकते हैं, वो देखते हैं हम। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही तो इजी पीजी में मिलता है। एक बार आप ये देखिए इस इमेज में, यहाँ पे हमारी गंगा नदी आती है, हिमालयाज है यहाँ पे, तो हिमालय से गंगा नदी आती है, यहाँ पे आके मिल जाती है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ पे आके मिल जाती है, ओशन में चली जाती है। यहाँ पे भी हमारी काफ़ी सारी नदियाँ हैं। ठीक है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ हमारी। बट यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे नदियाँ इतनी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सूखा दिख रहा है हमको। ये जो ग्रीन वाला एरिया ना, ये मैप को मेरे को थोड़ा सा माफ़ करिएगा, मैप हमारा एग्जैक्ट नहीं है। हम एआई की मदद से थोड़ा सा जनरेट करते हैं चीज़ों को आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप इजीली समझ जाओ। बट समझ में आपको डेफिनेटली आएगा। अगर कुछ इशू होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा, समझने के लिए जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पजेज हम इमेजेस को यूज़ करते हैं। अगर कुछ उसमें इशू होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा इमेज है, इसमें थोड़ा राजस्थान वाला एरिया है, इसमें पानी की कमी है, तो ये इस कलर में दिख रहा है। ग्रीन वाले एरिया में थोड़ा पानी हमको अवेलेबल मिल जाता है। ओके, अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसको रिमूव करता हूँ मैं, और कंजर्व कैसे कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को। सबसे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन जो भी आई, बारिश आई, उसको आपने छत पे एक टैंक बनाया, ये छत है आपकी, यहाँ पे एक बहुत ऐसा टैंक बनाया आपने छत के ऊपर, और इसमें पानी आया आया, बारिश हुई, ये नीचे बहने की बजाय यहाँ यहीं पे स्टोर हो गया। फाइनली आपके घर के पास कोई फार्म था, आपने इसमें से पाइप लगाया, जब भी आपको ज़रूरत थी उस फार्म में पानी छोड़ दिया। तो रेन वाटर को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है, हम लेक्स वगैरह या जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उनके अंदर कुछ भी ना डालें। आपकी मम्मी देती ना कि ये नदी के अंदर डाल के आओ शुभ होता है, तो आप मना कर दो कि नहीं मम्मी, हमें वाटर को प्योर रखना है, हम कुछ भी ऐसी चीज़ें वाटर के अंदर नहीं डालेंगे, हम वाटर को पोल्यूट नहीं करेंगे। और ड्रिप इरिगेशन भी होती है। ड्रिप इरिगेशन क्या होती है कि आप ऐसे स्प्रे से चला दो, डायरेक्ट खेत में पानी देने की बजाय, ऐसे पूरा पानी से भरने की बजाय इसमें से थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दो। जैसे स्प्रे नहीं करते हम, जैसे बारिश होती है ऐसे स्प्रे टाइप कर दो कि थोड़ा थोड़ा पानी क्रॉप्स के ऊपर गिर जाए और जिससे वो ग्रो कर जाए। ओके, अब हमने नेचुरल वेजिटेशन पे आ गए हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हमने लैंड पे डिस्कस कर लिया, सोयल भी, वाटर भी, ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला भी है। तो वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल्स, ग्रीनरी, जितनी भी हमारी वेजिटेशन होती है ना, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे पेड़ उग गए हैं, यहाँ पे घास उग गया है,
ये वेजिटेशन है, बट ये नेचुरल वेजिटेशन कैसे हुई? ये नेचुरल वेजिटेशन ऐसे हुई कि नेचर ने इसको ग्रो करा है। ह्यूमन वेजिटेशन क्या होती है? जिसको ह्यूमंस ग्रो करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सिल्कवॉर्म्स के सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इसी चैप्टर पे रहते हैं। फॉरेस्ट हमारी ग्रासलैंड्स होगी, ये क्या है? नेचुरल वेजिटेशन है। ये इंसानों ने तो जंगल नहीं उगाए, पहले से उगाए मिले हमको। ग्रासलैंड्स भी हमको पहले से ही, ग्रासलैंड किसको बोलते हैं? जहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ तो नहीं है, बट काफ़ी बड़ा बड़ा ग्रास है और काफ़ी एरिया में ग्रास है। आपने भी देखा होगा, आप खेतों को जब खुला छोड़ देते हो, काफ़ी सारे ऐसे खेत होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे फार्म्स होते हैं जहाँ पे फसलें नहीं उगती, जहाँ पे क्रॉप्स नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लैंड इतनी फर्टाइल नहीं बची है, हमने उसमें केमिकल्स यूज़ कर दिए या लैंड का ओवर यूज़ कर दिया, तो लैंड इतनी अच्छी नहीं बची। वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारा ग्रास ग्रो कर गया, ऐसे ऐसे ग्रास ग्रो कर गया, तो वो ग्रास थोड़ा सा ईजिली ग्रो कर जाता है, उसको इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती चीज़ों की। तो ऐसे ग्रास लैंड्स बनते हैं हमारे, जहाँ पे पेड़ नहीं उग सकते इतने ज़्यादा, वहाँ पे ग्रास उग सकता है, तो ग्रास लैंड बन गया। डेजर्ट हो गए हमारे, डेजर्ट्स भी नेचुरल वेजिटेशन है, उसको भी, डेजर्ट्स को भी तो इंसानों ने नहीं बनाया, वहाँ कैक्टस वगैरह इंसान तो लगा के नहीं आए ना। अब हम वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। वाइल्ड लाइफ को देखने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूँ आपको। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट हमने डिस्कस कर रखा है, वैसे मैं दोबारा बता देता हूँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ बहुत सारी बारिश होती है, ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है, रेन इज़ देयर, तो उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे ऐसा माहौल होता है कि आप ज़मीन पे अंधेरा देखोगे। बस क्यों अंधेरा देखोगे? क्योंकि बारिश हो रही है, पेड़ अच्छे खासे भारी भारी पहलवान पेड़ मिलते हैं, और पहलवान पेड़ मिलते हैं तो उनके नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। जो सन की सनरेज होती हैं वो भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इनके लीव्स वगैरह इतना नीचे कवर कर लेते हैं एरिया को, ऑलमोस्ट डार्कनेस होती है यहाँ पे। ग्रासलैंड्स हमने देख ही लिया। ये ग्रासलैंड्स कहाँ पे हैं? अफ्रीका में है, नॉर्थ इंडिया में भी है, यूएसए में भी है। रेन फॉरेस्ट हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रिवर भी है। केरला में भी हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, असम में भी है। और डेजर्ट्स बताइए आप इंडिया में कहाँ पे हैं? राजस्थान, ऑब्वियसली सहारा डेजर्ट है, और ऑस्ट्रेलिया में भी डेजर्ट्स हैं। राजस्थान बट इंडिया का है। वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? नेशनल पार्क्स भी बना रहे हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स में क्या होता है? वहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे फॉरेस्ट होता है, उसी में से कुछ एरिया लेके उसको नेशनल पार्क बना देते हैं, या कुछ अपनी तरफ से लगा देते हैं वहाँ पेड़ वगैरह, और वहाँ पे वो एनिमल्स थोड़ा इजीली रह सकते हैं, उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। उसमें इंसान भी जाके देख सकते हैं, बट उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाते हैं। एक बहुत अच्छा, आपको पता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या कहाँ है मेरे को बताइए? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप जाके देख के आइएगा, इसको नैनीताल के पास है, साथ में नैनीताल भी देख के आइएगा और ये भी देख के आइएगा। ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियसली, पेड़ लगाएंगे तो जो जंगल बढ़ेगा तो जंगली जानवर भी बढ़ेंगे। सिंपल सी चीज़ है, फॉरेस्ट इज देयर तो वाइल्ड लाइफ विल बी देयर। और एक और चीज़ बताइए आपको, ये तो जंगल बचा लिया हमने। काफ़ी बार आपने सुना ना कि हंट करने चले गए, डियर का हंट करने चले गए, टाइगर का हंट कर रहा है कोई, बंदरों का हंट कर रहा है, काफ़ी सारे शिकारी की स्टोरी सुनी हमने। तो इन चीज़ों को भी रोक देंगे ना हम, तो भी जानवर बच जाएंगे, तो भी हमारी वाइल्ड लाइफ बच जाएगी। ये जो मैं टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, पोचिंग, ये पता है क्या होता है? इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इसको रोक देंगे तो भी वाइल्ड लाइफ हमारी बच जाएगी। हमने देख लिया कैसे सारी चीज़ों को बचाते हैं, कैसे सभी चीज़ों को कंजर्व करते हैं, देख तो लिया भाई। बट अगर आप रियल में करोगे ना इनको, तो आप असली स्टूडेंट्स होगे इजी पीजी के। तो बाय, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपको सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कुछ भी और जानना, आपको कुछ प्लस नॉलेज चाहिए, ये तो आपकी प्लस नॉलेज होगी, आपको प्लस डबल नॉलेज चाहिए,
आपको जानना है आपके टीचर के जितना। टीचर के जितना तो नहीं जान सकते आप, टीचर बहुत जानता है यार, बट स्टिल आप बहुत जानना चाहते हो, आपकी जानने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप क्या करना, कमेंट में लिख देना प्लस प्लस, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ज़्यादा जानना है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको क्वेश्चन आंसर इसमें सारे कवर हो गए हैं, आप क्वेश्चन आंसर की तरफ जाके देखोगे, आप पढ़ के देखोगे, आप कहोगे ये क्या नकली चीज़ है, ये तो हमको सब कुछ आता है, कुछ हार्ड दो, हमें हार्ड क्वेश्चन आंसर दो, हार्ड मैच द फॉलोइंग दो। तो तब तक के लिए बाय, जब तक आपके लिए एनसीईआरटी हार्ड क्वेश्चंस बनाती है। अगर आपको कुछ भी वीडियो में दिक्कत लगी हो, कुछ वॉइस का इशू है, कुछ भी इशू है, तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं सभी की कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स आपको थैंक यू बोलेंगे डेफिनेटली। बाय बाय।